26 जनवरी का दिन भारत के लिए बेहद खास है। पूरे देश को इस दिन का इंतजार रहता है और इस दिन पूरा देश देशभक्ति में डूबा हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत में 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व क्यों है? इसका देश की आजादी से क्या लिंक है? ये दिन किस लिए याद किया जाता है? तो आज हमारी इस खास पेशकश में आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलेंगे। जब जुबान पर गणतंत्र दिवस का नाम आए तो हर किसी भारतवासी के लिए उसके दिल में देशभक्ति की लौ जलने लगती है, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय पर्व है और इसे हर साल 26 जनवरी को देश भर में लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन स्कूल, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों में देशभक्ति से जुड़े छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। आइए आपको गणतंत्र दिवस से जुड़ी ये रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप भी भारत के राष्ट्रीय पर्व के बारे में बेहतर तरीके से जान सके। 26 जनवरी अमर रहे। ए वतन आबाद रहे तू। 1950 में मनाया गया पहला गणतंत्र दिवस। 21 तोपों की सलामी के साथ हुआ था ध्वजारोहण। बात 1950 की है, जब भारत का संविधान लागू किया गया था। स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद संविधान लागू हुआ था। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। भारतीय संविधान का मसौदा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र बनने की घोषणा करने के दिन के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1929 में उसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन की निंदा की और पूर्ण स्वराज की घोषणा की, जिसके बाद पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में मनाया गया। इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया। आइए गणतंत्र दिवस से जुड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था। 1950 में न झांकियां निकाली गई, न ही एयर शो का आयोजन हुआ। जहां पुराना किला के सामने स्थित ब्रिटिश स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की परेड पहली बार देखने को मिली। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में था। वहीं आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की जगह गवर्नर जनरल का पद पर तैनात सी राजगोपालाचारी भी पहले गणतंत्र दिवस का हिस्सा बने। 1950 की गणतंत्र दिवस परेड अब की तुलना में इतनी भव्य नहीं थी। हालांकि आजाद भारत के लिए पहली गणतंत्र दिवस की परेड किसी ऐतिहासिक दृश्य से कम भी नहीं थी। पहले गणतंत्र दिवस परेड ब्रिटिश स्टेडियम में हुई थी, जिसकी एक झलक के लिए कनॉट प्लेस पर लोग एकत्र हुए थे। इस परेड में थल, वायु और जल सेनाओं की कुछ टुकड़ियां शामिल हुई थी। उस दिन ना तो किसी तरह की झांकियां निकाली गई थी और ना ही हवाई करतब दिखाने वाले जहाज में जेट शामिल थे। हालांकि भारत के पास डकोटा और स्पिटफायर जैसे छोटे विमान जरूर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हम जब भी भारत की आजादी की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक गजब की ऊर्जा का संचार होने लगता है। और क्यों ना हो, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश पर लागू हुआ।
फिर इसी उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। और इस दिन क्या कुछ होता है, इससे जुड़ी कुछ खास बातें इस रिपोर्ट में देखिए। तिरंगे को सलाम। राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है परेड। राजपथ पर दिखती है देश की सैन्य शक्ति। बीटिंग द रिट्रीट के साथ होता है समापन। देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज भी फहराते हैं। भारत के राष्ट्रपति भव्य परेड की सलामी लेते हैं। वो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। इस परेड में भारतीय सेना अपने नए लिए टैंकों, मिसाइलों, रडार आदि का प्रदर्शन भी करते हैं। वहीं राज्यों के राज्यपाल राज्य की राजधानियों में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। दिल्ली राष्ट्रीय पर्व के मौके पर तिरंगे के रंग में पूरी तरह से रंगी होती है। टीवी पर हर साल आप गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए आते हैं, जहाँ अलग अलग राज्यों की झांकियों की झलक देखने को मिलती है। साथ ही भारतीय सेना के अद्भुत करतब एयर शो देखने को मिलते हैं। आसमान में भारतीय सेना के विमानों की गड़गड़ाहट और तिरंगे के रंग से रंगा आसमान लोगों के दिल में देशभक्ति की एक अलग जगाने को मजबूर कर देता है। बात करें अगर परेड की, तो 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर होने लग गया और यहाँ सेना परेड करने लग गई। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। हर प्रदर्शनी भारत की विविधता, संस्कृति को दर्शाती है। गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है और इंडिया गेट पर खत्म होती है। इस दिन देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं बहादुर सैनिकों को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र के रूप में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विपत्ति के समय साहस का प्रदर्शन करने वाले बच्चों और आम नागरिकों को भी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर साल 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1957 से हुई थी। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। सभी बच्चों को स्कूल की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता भी दी जाती है। आइए गणतंत्र दिवस से जुड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। गणतंत्र दिवस से जुड़ी बातें। राष्ट्रपति करते हैं ध्वजारोहण। राष्ट्रपति भव्य परेड की सलामी लेते हैं। इस दिन अलग अलग राज्यों की झांकियों का प्रदर्शन होता है। एयर शो का आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर बहादुर सैनिकों और बच्चों को सम्मानित किया जाता है। सभी समारोह के बाद बीटिंग द रिट्रीट होता है। सभी समारोहों के बाद बीटिंग द रिट्रीट होता है, जो आधिकारिक तौर पर गणतंत्र दिवस उत्सव के अंत को दर्शाता है। 26 से 29 तारीख तक हर शाम सभी महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को चमकदार रोशनी से सजाया जाता है। गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन 29 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे ड्रमर कॉल के रूप में जाना जाता है। बैंड एक लोकप्रिय मार्शल धुन सारे जहां से अच्छा बजाते हुए वापस मार्च करते हैं। ठीक 6 बजे राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है, जिससे गणतंत्र दिवस समारोह औपचारिक रूप से समाप्त हो जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड काफी खास होती है। जिस तरह सरकार हर क्षेत्र में आजादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव मना रही है, उसकी झलक आज देखने को मिली। इस बार भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों के साथ 75 विमानों ने परेड में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और इसीलिए इस बार का फ्लाई पास्ट सबसे ज्यादा भव्य रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की खास थीम होती है, जो खास मैसेज देती है। रिपोर्ट देखिए।
गणतंत्र दिवस पर जब हम फ्लाई पास्ट देखते हैं तो हमें सिर्फ अलग अलग फाइटर प्लेन आसमान में करतब दिखाते नजर आते हैं, लेकिन इन सभी का एक फॉर्मेशन होता है। हर बार ये विमान अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हैं और हर फॉर्मेशन का अलग नाम होता है। आपको बता दें कि हर 26 जनवरी को फ्लाई पास्ट होता है, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के विमान आसमान से अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी विमान कभी भी आसमान में चला जाता है। इसके लिए खास थीम होती है। विमानों की अलग संख्या होती है। उनके उड़ने के तरीके भी तय होते हैं। हर उड़ान की एक थीम होती है और ये थीम भी काफी कुछ बताती है। ऐसे ही इस बार 13 फॉर्मेशन में उड़ान भरी गई और पिछली बार भी ऐसे ही कई फॉर्मेशन में उड़ान भरी थी। इन फॉर्मेशन की हर थीम होती है, उसके हिसाब से प्लेन उड़ते हैं। इस बार भी इन फॉर्मेशन में मेघना, एकलव्य, तंगेल, तरण, विनाश जैसे फॉर्मेशन रहे, जिनमें विमानों ने अलग अलग उड़ान भरी। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछली बार सेना के विमानों ने निशान, ध्रुव, रुद्र, रक्षक, भीम, नेत्र, गरुड़, एकलव्य, त्रिनेत्र, विजय, ब्रह्मास्त्र फॉर्म में उड़ान भरी थी और करतब दिखाए थे। लेकिन इस बार और क्या कुछ हुआ वो भी आपको बता देते हैं। क्या रहा खास? इस बार पहली बार नौसेना के MiG-29 के और P-8I लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया, यानी भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के विमानों ने साथ में शक्ति प्रदर्शन किया। जैसे 17 जगुआर विमान अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष की आकृति बनाते हुए आसमान में दिखाई दिए थे। इस बार विमानों में मालवाहक, फाइटर टोही, हेलीकॉप्टर विमान शामिल हुए। अब हर फॉर्मेशन के हिसाब से बताते हैं कि इस बार किस फॉर्मेशन में कौन सा विमान रहा। किस फॉर्मेशन में कौन सा विमान? पहला फॉर्मेशन, जिसे निशान या ध्वज फॉर्मेशन कहा जाता है, इसमें परेड के साथ 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, रुद्र फॉर्मेशन के 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, परेड के बाद फ्लाई पास्ट के दौरान राहत फॉर्मेशन के 5 ALH एरो फॉर्मेशन ने उड़ान भरी। दूसरा फॉर्मेशन मेघना, 71 युद्ध की याद में 1 चिनूक और 4 Mi-17 एरो फॉर्मेशन में उड़े। तीसरा फॉर्मेशन एकलव्य का 1 Mi-35 हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में उड़े। चौथा फॉर्मेशन तंगेल, 71 के युद्ध में तंगेल एयर ड्रॉप की याद में 1 डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डार्नियर एयरक्राफ्ट विंग फॉर्मेशन में उड़ान भरी। पांचवा फॉर्मेशन तरण 3C-130 विग फॉर्मेशन, नेत्रा का 1 अवैक्स एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई और 2 MiG-29 के साथ एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरी। छठा फॉर्मेशन 5 रफाल फाइटर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरी। सातवां फॉर्मेशन बाज, 1 रफाल, 2 MiG-29, 2 जैगुआर, 2 सुखोई। आठवां फॉर्मेशन त्रिशूल, 3 सुखोई ने उड़ान भरते हुए त्रिशूल का आकार बनाया। नौवां फॉर्मेशन वरुणा, नौसेना के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I और नौसेना के MiG-29K के साथ उड़ान भरी। 10वां फॉर्मेशन तिरंगा, 5 ALH ने उड़ान भरी। 11वां फॉर्मेशन विजय, 1 रफाल उड़ान भरते हुए आए और राष्ट्रपति के सामने वर्टिकल चार्ली मैनूवरिंग करते हुए गए। 12वां फॉर्मेशन अमृत फॉर्मेशन, 17 जगुआर एक साथ 75 अंक के आकार में उड़ान भरी। वहीं आपको बता दें कि पिछली बार की फ्लाई पास्ट में राफेल आकर्षण का केंद्र बना था, क्योंकि पहली बार राफेल ने अपनी ताकत दिखाई थी। इसी के साथ गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का समापन हुआ था। राफेल ने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली का फॉर्मेशन किया था। इसे शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने उड़ाया था। वहीं राफेल के साथ 2 जैगुआर, 2 MiG-29 लड़ाकू विमानों ने भी अपना दम दिखाया था।
गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल कुछ ना कुछ नया और अलग जरूर होता है। इस बार आर्मी जवानों के मार्चिंग दस्ते ने राजपथ पर 1950 के दशक से लेकर अब तक के यूनिफॉर्म के साथ साथ राइफलों में हुए बदलाव का भी प्रदर्शन किया। उसी पर देखिए खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस परेड में पुराने और नए वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म का भी प्रदर्शन किया गया। बता दें कि परेड में आर्मी जवानों के कुल 6 दस्ते शामिल हुए। परेड में दिखी अंग्रेजों के जमाने की राइफलें। पहला दस्ता राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों का रहा, जिन्होंने 1950 के दशक की वर्दी पहने अपने हाथों में ली एनफील्ड 0.303 राइफलों का प्रदर्शन किया। उनके पीछे असम रेजिमेंट का सैनिक दस्ता 1960 के दशक का यूनिफॉर्म पहने 303 राइफल के साथ राजपथ पर मार्च करता नजर आया। ली एनफील्ड पॉइंट 303 राइफल ब्रिटिश जमाने का हथियार है। ब्रिटिश सरकार ने साल 1902 में इसे अपने सैनिकों के लिए स्वीकृत किया था। इसके अलग अलग वेरिएंट्स का उपयोग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के साथ साथ काफी बाद तक होता रहा। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के पास थी 1970 के दशक की राइफलें। तीसरा दस्ता जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का रहा और इस दस्ते में शामिल सैनिक 1970 के दशक की आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आए और इनके हाथों में 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल दिखाई दी। 7.62 mm ईशापोर सेल्फ लोडिंग राइफल यानी कि SLR और इसकी गोलियां काफी मजबूत और विश्वसनीय हथियारों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की वेबसाइट पर इन राइफलों पर दी गई जानकारी में कहा गया है कि इंडियन आर्मी के जवानों ने 1965 और 1971 के युद्धों में इन्हीं राइफलों का उपयोग किया था। DRDO की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 10 लाख 7.62 mm SLR राइफलें बनाई गई। सिख लाइट इन्फेंट्री का दस्ता भी हुआ शामिल। चौथा और पांचवा दस्ता सिख लाइट इन्फेंट्री और आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का रहा। ये दस्ता आर्मी की मौजूदा यूनिफॉर्म पहने नजर आया और हाथ में इंसास राइफलें दिखी। इंसास इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। DRDO की वेबसाइट पर दी गई जानकारी में कहा गया है कि इंसास परिवार की असॉल्ट राइफलें फिक्स्ड और पोर्टेबल बट दोनों वर्जनों में आती हैं। इस परिवार की लाइट मशीन गन यानी कि LMG भी दोनों वर्जन में उपलब्ध है और दोनों के पार्ट पुर्जे 70% तक समान है। दोनों में गोलियां भी समान ही लगती हैं। इंसास राइफलें और LMG का उपयोग हमारी सेना आज भी कर रही है। सेना ने सबसे पहले इसका उपयोग वर्ष 1998 में किया था। अब ये राइफलें केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस के मुख्य हथियार के रूप में काम कर रही हैं। इजराइल के टॉर 21 असॉल्ट राइफलें। आर्मी का आखिरी मार्चिंग दस्ता पैराशूट रेजिमेंट का रहा। ये सैनिक आर्मी की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने था और इनके हाथों में अत्याधुनिक टॉर राइफलें रहीं। ये इजराइल की तकनीक पर भारत में बनाई गई। टॉर 21 असॉल्ट राइफलों को भारत में बड़े पैमाने में उपयोग किया जाता रहा है। इस वेरिएंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आर्मी के पारा स्पेशल फोर्सेस कर रहे हैं। टॉर की पहली डील वर्ष 2002 में हुई थी। तब सिर्फ 3000 राइफलों की डील हुई थी। खाली टॉर राइफल का वजन 3 किलो 27 ग्राम होता है। नए पुराने वेपन सिस्टम भी राजपथ पर दिखे। इनके अलावा 1965 और 1971 के युद्ध में जिन टैंकों का इस्तेमाल किया गया था वो भी राजपथ पर दिखे। साथ ही अत्याधुनिक टैंक भी परेड में शामिल हुए। राजपथ पर सेंचुरियन टैंक्स, HT-16 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और टाइगर कैट मिसाइल जैसे पुराने, जबकि अर्जुन टैंक, तारन शक्ति सिस्टम और आकाश मिसाइलों जैसे नए वेपन और प्लेटफॉर्म का भी प्रदर्शन किया। परेड में कुल 16 मार्चिंग दस्ते शामिल हुए। इसमें 6 आर्मी के, 1 नेवी का, 1 एयरफोर्स का, 4 सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के, 2 NCC, 1 दिल्ली पुलिस और 1 MSS का था। कुल 27 बैंड शामिल हुए। इस बार गणतंत्र दिवस पर सेना की परेड में 1950, 1960, 1970 के दशक में पहनी जाने वाली पहली वर्दी से लेकर इस साल सेना दिवस परेड में अनावरण की गई नई वर्दी को सेना के जवान पहने हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही पुराने हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया, जबकि बीटिंग रिट्रीट समारोह में लेजर मैपिंग और ड्रोन शो को शामिल किया गया।
हालांकि इस बार कोरोना को देखते हुए परेड में कई तरह के बदलाव किए गए थे। दरअसल पहले परेड रायसीना हिल्स से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट से लाल किले तक जाती थी, लेकिन अब इस बार नेशनल स्टेडियम तक ही परेड गई। लाल किले तक सिर्फ झांकियां गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप सभी को जनतंत्र टीवी की पूरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.